खराब चीजें जिंदगी में हमेशा मजा लेकर के आती हैं, इसीलिए आदमी उससे बच नहीं पाता। लेकिन अच्छी चीजें जिंदगी में जब आती हैं तो वो कड़वाहट लेकर के आती हैं, इसीलिए आदमी नई चीज, नई अच्छी चीज को दूर भगाता। अरे मजा नहीं आ रहा। आज जरा मन किया मेरा मनी मैनेजमेंट पर बात करने का, क्योंकि पैसे की मैनेजमेंट मैं देख पा रहा हूं कि जैसे जैसे देश का जीडीपी आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है देश की, उसके साथ ही लोगों में, स्पेशली यूथ में, लोन का ट्रैप, कर्जे में फंसने का ट्रैप, वो भी बढ़ता जा रहा है। और इसकी बेसिक वजह यह है कि लोगों को मनी मैनेजमेंट नहीं आता। लोग चाहे बीटेक करके आए, एमबीए करके आए, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैं मानता हूं इस टॉपिक पर उनको नहीं सिखाया जाता कि पैसे को मैनेज कैसे करें। तो आज जरा मैंने सोचा इस पर बात किया जाए, और स्पेशली आज मैं बात कर रहा हूं यूथ के पर्सपेक्टिव से कि पैसे को मैनेज कैसे करें। और पैसे के मैनेज करने की बात जब मैं कह रहा हूं तो आप दिमाग में यह मत लाना अरे हमारी कमाई तो अभी 15,000 है, हम क्या मैनेजमेंट सीखेंगे। अरे चचा, जब कमाई 5,000 होना या कमाई नहीं होना, तब से ही ये सीख लेना जरूरी होता है, क्योंकि आपकी कल, आज हो सकता है 5,000 कमाई हो, मान लो कल को 5 लाख होगी ना। और अगर आपकी आदतें खराब हो गई, क्योंकि मनी मैनेजमेंट का सीधा कनेक्शन आपकी इमोशनल हैबिट से है, वो अगर खराब हो गई 5,000 की इनकम में, तो कल को 5 लाख छोड़ो, अगर भगवान करे 5 करोड़ भी कमाने लग गए, तब भी पैसा सही जगह सही से नहीं बचा पाओगे, नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे, पैसे तब भी नहीं बचेंगे चचा। इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है मनी मैनेजमेंट। तो आज कई सारे लेसन आपको सिखाता हूं। सबसे पहला लेसन है स्टेटस, जिसको हिंदी में मैंने लिखा इज्जत। अरे हमारी इज्जत है समाज में, मोहल्लों में हमारी इज्जत है। मिडिल क्लास लोगों का ये वर्ड बेड़ा गर्क कर देता है। सबसे ज्यादा बर्बादी का कारण है मिडिल क्लास का ये, सबसे ज्यादा का मतलब सबसे ज्यादा। क्योंकि हम अगर ये काम कर लेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। हम इतना छोटा काम नहीं करेंगे, हम तो भैया नौकरी करेंगे, और वो भी सरकारी नौकरी करेंगे, और हम तो आईएएस की तैयारी करेंगे। अरे कुछ भी करो, ये सोच के ना करो कि अगर हम ये कर लेंगे तो हमारा समाज क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, ये आपको ले डूबेगा। देखिए एक चीज समझिएगा, एक बेसिक डिफरेंस, एक अमीर आदमी, एक बड़ा आदमी और एक मिडिल क्लास तबके का आदमी, उसमें एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि जो अमीर आदमी होता है ना, उसको इस बात से कभी कोई परवाह ही नहीं होती कि मेरे कौन से काम को दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया कैसे देखेगी, दुनिया किस नजरों से देखेगी, उसको परवाह ही नहीं होता। उसका एक सिंपल एटीट्यूड होता है, भाड़ में जा, मैं तो अपना काम करूंगा ईमानदारी से, मैं तो पैसा बनाऊंगा ईमानदारी से, 2 नंबर का काम करके नहीं, लीगल काम करके पैसा बनाऊंगा ईमानदारी से। दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में, उसकी मेरे को परवाह ही नहीं है। लेकिन हर मिडिल क्लास में ये आपको इज्जत का, क्या कहते हैं, पीपली बजाने वाली आदत होती है। अरे ये काम करेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, और इसी वजह से बर्बाद होता है, और यही कारण बनता है आपको और बर्बादी। अब ये स्टेटस और इज्जत का होता क्या है कि भैया अब नौकरी चाकरी लग गई है, ऑफिस में देख रहे हैं कि 4 दोस्तों के पास बाइक है, हमारे पास बाइक नहीं है। ये लोग क्या सोचेंगे, हमारी सैलरी कम है लग रहा है, तो हमको ही बाइक लेना चाहिए, ले लिए बाइक, ठीक है। अब ऑफिस में देख रहे हैं कि लोग ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, हम तो, हमारे पे तो कोई ब्रांड है ही नहीं भैया, तो हमको भी ब्रांडेड कपड़े पहने, अब ले ब्रांडेड कपड़े। ऑफिस में देख रहे हैं भैया जूते ब्रांडेड हैं, फोन ब्रांडेड है, बढ़िया है, फोन है, आईफोन है। अब कैसे खरीदा है उन लोगों ने हमको नहीं पता, लेकिन उनके पास अगर है तो हमारे पास भी होना चाहिए, नहीं होगी तो हमारी तो इज्जत चली जाएगी। यह फिर बनता है बर्बादी का कारण भैया। अच्छा, ये आपको कहां लेके जाता है, अगले पॉइंट पर लेके जाता है, ये आपको लेके जाएगा क्रेडिट कार्ड पर। अब आप जब नौकरी चाकरी कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, तो आपको फोन आने शुरू होंगे, सर आप इस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, उस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, सिर्फ इतने में मिलेगा, ये ऑफर वो ऑफर। अब आपको लगता है अरे यार क्रेडिट कार्ड हो जाएगा तो 1.5 लाख वाला हम आईफोन ले पाएंगे, आईफोन हम ले नहीं पा रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, पापा तो भेजेंगे नहीं, तो क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं, उससे ले लेंगे, बाकी ईएमआई पे करवा लेंगे, हर महीने 2-3 हजार 5 हजार करके देते रहेंगे, क्या दिक्कत है। यहां से शुरुआत होती है बर्बादी का अगला स्टेप। देखिए क्रेडिट कार्ड पर तो डेडिकेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने घर के 90% खर्चे क्रेडिट कार्ड से ही करता हूं। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल करना आपको आता है तो। लेकिन दिक्कत यह है कि 99% लोगों को क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं आता। मुझे भी नहीं आता था। मैंने भी जब शुरुआत में नौकरी चाकरी करी थी तो क्रेडिट कार्ड हाथ में आया था तो मैं भी बर्बाद हुआ था। 6-7 लाख के लोन के कर्जे में मैं भी पड़ा था बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड। लेकिन वो गलती करके मैं सीखा और ये मैं सिखा पा रहा हूं आपको, क्योंकि वो गलतियां मैंने करी है। शुरुआत ऐसे ही होती है किसी के साथ भी क्रेडिट कार्ड का। आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं,
क्रेडिट कार्ड से आईफोन लिया, ब्रांडेड कपड़े ले, जूते ले, फिर आपको ये कहां के लेके जाएगा? ये आपको लेके जाएगा पर्सनल लोन तक। क्यों? क्योंकि अब आपने जो आईफोन या ब्रांडेड कपड़े या बाइक या जो भी खरीद लिया क्रेडिट कार्ड से, उस ये सोच करके कि अगले महीने 2-3 हज़ार 5 हज़ार की EMI जाती रहेगी, क्या दिक्कत है? ऐसा होता नहीं है सर, क्योंकि आपके खर्चे, अगर 20,000 रुपए की सैलरी थी, उसमें 5,000 रुपए आपने क्रेडिट कार्ड का फिक्स कर दिया हर महीने का, तो अब आपकी कमाई 20,000 नहीं रही, अब आपकी कमाई 15,000 हो गई है। अब 15,000 में आपको अपनी सारी जरूरतें पूरी करनी थी, लेकिन 15,000 में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपनी जरूरतें 20,000 की सैलरी के अकॉर्डिंग बना रखी हैं। 5,000 एकदम से कट हो गया, भैया कैसे करोगे 15,000 में? अब आप करते चले जाते हो, आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यू मिस होता है, वो 5,000 15,000 इंटरेस्ट लगते एक मोटा अमाउंट बन जाता है। फिर आपको कोई दोस्त टकराता है, वो कहता है अरे पर्सनल लोन ले ले, क्रेडिट कार्ड में तो 30-40% इंटरेस्ट लगता है, पर्सनल लोन में तो सिर्फ 9% 10% लगेगा, पैसा ले पर्सनल लोन से और क्रेडिट कार्ड का कर्जा खत्म कर। सलाह ये बिल्कुल सही है, सलाह में गलत नहीं है, आप ये करते हो। फिर आप लेते हो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्जा खत्म करते हो, और आपको लगता है अरे भैया आप तो 5,000 10,000 जो हर महीने क्रेडिट कार्ड का जा रहा था, अब पर्सनल लोन में 2-3 हज़ार जाएगा, मेरा बच गया 2-3 हज़ार। अब बच गया 2-3 हज़ार, तो आपका शैतानी खोपड़ी ये कहेगा 2-3 हज़ार जो बचा है कुछ और खरीद लेते हैं। फिर आप क्रेडिट कार्ड से टेम्पररी फ्री हुए हो, अभी आपका अगला स्टेप क्रेडिट कार्ड में कूदना और बाकी है। आप क्रेडिट कार्ड से और खर्चे करोगे, पर्सनल लोन का तादाद और बढ़ेगा, तो आप क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के झमेले में ऐसा फंसोगे कि सर कई साल निकल जाएंगे लेकिन निकल नहीं पाओगे। ये जंजाल है ये। उसके बाद मैं कहता हूं अपनी लाइफ को सिक्योर करो। सबसे पहले लाइफ को सिक्योर करने का मतलब मैं कहता हूं भैया अपने लिए इंश्योरेंस तो सबसे पहले ले लो, लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि भगवान ना करे अगर किसी के साथ कुछ हो गया, ये नहीं बोलूंगा आपके साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, तो कम से कम परिवार को उसकी भरपाई ना करनी पड़े। आपकी कमाई जो भी हो, 10-20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार जो भी हो, अरे सर वो कमाई एकदम से हट गई और परिवार की डिपेंडेंसी है आप पर, अगर शादीशुदा हो, बाल बच्चे हो गए हैं, तो परिवार एकदम से अनाथ फील करेगा। अनाथ तो चलो हो ही जाते हैं, लेकिन फिनेंशियली भी अनाथ हो जाते हैं वो। कम से कम वो फिनेंशियली अनाथ ना हो, एक अच्छा खासा अमाउंट उनके पास पहुंच जाए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस जरूर ले लो, और लाइफ इंश्योरेंस ऐसी कंपनी से लो जिस पर भरोसा हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपके साथ ट्रस्ट और उसके इंपॉर्टेंस को लेकर के थोड़ा बात करना चाहता हूँ। देखिए, ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की नींव होती है, चाहे वो किसी के साथ दोस्ती हो या फिर ऑफिस में काम करने वाले आपके कलीग्स हो। बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता दूर तक नहीं चल पाता। ऐसे ही ट्रस्ट यानी कि भरोसे की उम्मीद होती है आपको उसके साथ जो आपके लाइफ में आने वाले मेजर इवेंट्स के समय आपके साथ खड़े होने का वादा करता है। मैं बात कर रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपका भरोसा बहुत जरूरी है, और ऐसे में ही अगर सोचिए आपकी कंपनी आपको वादा करे डबल भरोसे की, तो कैसा रहेगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने सालों से अपने पॉलिसी होल्डर का ट्रस्ट बरकरार रखा है, लेकिन अब भरोसा हो गया है डबल। आप पूछेंगे वो कैसे? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जुड़ गया है हमारे और आपके ट्रस्टेड एक्सिस बैंक से और बन गया है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो हुआ ना भरोसा डबल। और अब ये लेकर के आए हैं एक नई टर्म पॉलिसी आपके लिए, जिसके बेनिफिट्स भी बहुत कमाल के हैं, जैसे कि 15% फर्स्ट ईयर डिस्काउंट सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि सिक्योरिटी के साथ आपकी सेविंग्स भी हो और आपको मिले डबल बेनिफिट। इसके साथ ही एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस आपको दे रहा है स्पेशल एग्जिट वैल्यू बेनिफिट। इसका मतलब है आपके पास फ्यूचर में जब आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरे हो जाएंगे, तो आपके पास इस पॉलिसी से एग्जिट करने का ऑप्शन भी होगा। और जब आप एग्जिट करेंगे तो आपको कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा, और इसके साथ ही प्रीमियम पर आपको 200% रिटर्न भी मिलेगा। तो अब आप अपनी टेंशन को कह दीजिए गुड बाय। मेरा भरोसा एक्सिस मैक्स लाइफ पर क्यों? क्योंकि पिछले 4 सालों में 99% से ऊपर पॉलिसी क्लेम्स पूरा करके एक्सिस मैक्स लाइफ ने इसी भरोसे को बरकरार रखा है लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में, क्योंकि ये समझते हैं परिवार और परिवार की जरूरतों को, और यही वजह है 99.65% क्लेम्स को इन्होंने पूरा किया है। पॉलिसी बेनिफिट्स के साथ एक्सिस मैक्स लाइफ 3R क्लेम गारंटी भी देता है प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिशन के साथ, ताकि समय आने पर आपके परिवार को किसी और पर निर्भर ना होना पड़े। वो इसलिए क्योंकि ये सोचते हैं आपके और हमारे लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप अपने लिए पॉलिसी बाय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा। अगला है भैया हैबिट ऑफ बजटिंग। ये तो होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है। बजट क्या करें? अरे हमारी सैलरी भी 15,000 है, 20,000 है, सैलरी बढ़ेगी तब बजट करेंगे ना, बजट बनाएंगे ना। देखिए बजट ना
इसलिए भी बहुत जरूरी होता है। बजट का देखो मेन पर्पस क्या होता है? बजट का मेन पर्पस होता है कि आपकी जो भी कमाई है, 20,000 की कमाई है, 25,000 की कमाई है, आप उस कमाई का महीना शुरू होने से पहले, मान लो 1 तारीख को सैलरी आई, तो 1 तारीख को सैलरी आते ही इस 20,000 रुपए जो आया है मेरे को सैलरी, इसका क्या क्या मुझे पूरे महीने करने हैं, उसका हिसाब लगा देते हो आप पहले लिख करके। तो होता क्या है, ये साइकोलॉजिकली मतलब इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है। आपने जब बजट पहले ही बना लिया कि आपकी 20,000 रुपए की सैलरी इस महीने कहां कहां खर्च होने वाली है, किस किस जगह पे जाने वाली है, तो महीने के बीच में अगर आपको ख्याल आया ना, मॉल वॉल चले गए घूमने के लिए, वहां एक टी शर्ट पसंद आ गया और टी शर्ट पता चले 1,000 रुपए का था, लेकिन आपने अगर बजट नहीं बना रखा है तो आप कहोगे ले लेते हैं ना यार, अगले महीने देखा जाएगा, अगले महीने थोड़ा कम खर्चा कर लेंगे। अब क्रेडिट कार्ड तो है ही ना, ये ख्याल आएगा और वो 1,000 रुपए की टी शर्ट आप खरीद लोगे, जो कि आपको अगले महीने मुसीबत में डालने का काम करेगी। लेकिन आपने अगर बजट बना रखा है पहले ही, तो आपको जैसे ही मन में ख्याल आएगा ना वो 1,000 रुपए की टी शर्ट खरीदने का, मन में तुरंत माइंड कहेगा अरे तूने तो बजट बना रखा है, उस बजट में 1,000 रुपए का टी शर्ट खरीदने की जगह ही नहीं है, इस महीने तो जगह नहीं है बेटा, अगले महीने जगह बनाना तो खरीदना। तो अब आपका दिमाग आपको रिमाइंड कराएगा अरे जगह नहीं है, चलो छोड़ो मन मारते हैं, अगले महीने खरीदेंगे। तो जो ख्वाहिश बजट ना होने की पहले वजह से आप इसी महीने पूरा करने वाले थे, और वो ख्वाहिश आपको अगले महीने गड्ढे में डालने वाली थी, और वो गड्ढे और बड़ा होने वाला था अगले महीने अगले महीने अगले महीने, उससे आप बच गए। दिमाग ने क्या बोला, ये ख्वाहिश को अगले महीने पूरा करना, मतलब टाल दिया गया। ये बजट होने का ये बड़ा ताकत होता है भैया। अननेसेसरी खर्चों से आप बच जाते हो। ये जो बहाने बनाते हैं ना, हमारी सैलरी अभी कम है, हम क्या करेंगे बजट बना के सैलरी बढ़े, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो चाचा, बहुत बड़ी, फंसोगे। बजट आज से बनाना शुरू करो। और बजट कैसे बनाएं, कितना होना चाहिए? मैं कहता हूं आपकी कमाई का 50% अपने नीड के लिए अलग करो। नीड वो चीज है जो बहुत पुराना फॉर्मूला है, हमने पुराने वीडियो में भी कई बार बात करा है। 50-30-20 का नॉर्मल सा रूल होता है। हालांकि ये रूल ऐसा है, पहले रूल समझा देता हूं, फिर इस रूल की दिक्कतें भी है। ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर लोगों के लिए एप्लीकेबल है। 50% आपके लिए नीड के लिए खर्च रखो। नीड किसको कहते हैं? जरूरत, जिसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। खाने पीने की चीजें, आटा दाल चावल राशन पानी। अगर किराए के घर में हो तो रेंट, अगर ईएमआई वाले घर में हो, होम लोन ले रखा है तो इसका ईएमआई। ये सब चीजें आपकी नीड है, इसके बिना आप रह ही नहीं सकते, इसके बिना जिंदगी बढ़ेगी नहीं। वो सारी चीजें नीड। अच्छा 1,000 रुपए का टी शर्ट, वो नीड में आया क्या? अरे मेरे पास 4 ही टी शर्ट है, 4 ही टी शर्ट है, 5वां टी शर्ट तो होना चाहिए। 4 टी शर्ट पूरे महीने पहन रहे हैं, दोस्त कहेंगे अरे इसके पास टी शर्ट कम है, एक 5वां टी शर्ट तो हमारे पास होना ही चाहिए। ये भी नीड हुआ ना? कहां से नीड हुआ ये? इसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी। फिर इज्जत पे आ रहे हो, वही तो ट्रैप है। इसके बिना जिंदगी चलेगी ना चाचा। अगर जिंदगी चलेगी तो ये नीड में नहीं है। नीड मैं उन चीजों को कह रहा हूं जिसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी। ये आ गया अगली कैटेगरी में, वांट में। चाहता हूं मैं टी शर्ट, आईफोन, जूते या जो भी, ये आ गया वांट में। अपनी कमाई का 30% इसके लिए भी रखो, ये भी जरूरी है। अरे आदमी है, रोबोट थोड़ी हैं। इच्छाओं को इतना भी थोड़ी मतलब पूरा गला ही घोट दें, थोड़ी इच्छाओं तो पूरी करेंगे अपनी कमाई के हिसाब से। तो इसके लिए रखो, लेकिन 30% वांट के लिए रखो इसके लिए। उसके लिए 20, मैं कहता हूं बाकी जो 20% बचा, कितना 5 से 80 और 20% करो इन्वेस्ट। किधर इन्वेस्ट करें इस पर डिटेल में भी आगे बताऊंगा, किधर इन्वेस्ट करें, कैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इस पर डिटेल में भी आऊंगा। लेकिन 20% रखो इन्वेस्ट के लिए। अगर ये बजट आपका महीने की 1 तारीख को, यानी कि सैलरी आते ही उसी दिन बन जाता है, तो आप देखोगे पूरे महीने आप फील करोगे। 1-2 महीना आपको अनकंफर्टेबल सा फील होगा, अरे यार मन नहीं लग रहा, ऐसा फील आएगा, एकदम अच्छा नहीं लगेगा आपको 1-2 महीने, अगर ये बजट आप हर महीने बनाने लग गए तो। लेकिन 2-3-4 महीने बाद, शुरुआत में देखो कोई चीज परेशान करती है ना, जिंदगी में कुछ भी नया अपनाओगे और जिंदगी में कुछ भी नया अच्छा अपनाओगे तो वो ज्यादा परेशान करेगी आपको। कोई आदमी अगर गुटखा नहीं खाता है, नया नया गुटखा खाने की आदत डाला है, उसको गुटखा खाने की आदत परेशान नहीं करेगी, मजा आएगा। देखो खराब चीजें जब नई नई जिंदगी में आती है ना, तो मजा लेकर के आती है, मजा आता है। और वो मजा लगातार जब हम जारी रखते हैं तो मजा आदत बन जाती है, और वो आदत फिर आपको कहां लेकर के जाती है? बर्बादी की तरफ। चाहे वो नशे शराब की आदत हो, गुटखे की आदत हो, कर्जे की आदत हो, किसी चीज की दिखावे की आदत हो, किसी भी चीज की आदत हो, खराब चीजें जिंदगी में हमेशा मजा लेकर के आती हैं, इसीलिए आदमी उससे बच नहीं पाता। लेकिन अच्छी चीजें जिंदगी में जब आती हैं तो वो कड़वाहट लेकर के आती हैं, इसीलिए आदमी नई चीज, नई अच्छी चीज को दूर भगाता। अरे मजा नहीं आ रहा,
और यही आदमी फिर, समझ गए ना। लेकिन जो आदमी उस कड़वाहट को थोड़े दिनों तक कंटिन्यू रख लेता है, क्योंकि इंसान का दिमाग ऐसा बना है कि इंसान किसी भी चीज को आदत बना लेता है अगर उसको सप्लाई रेगुलर मिलता रहे तो। आप गुटखे का सप्लाई रेगुलर देते रहो, 2-3 महीने रुक जाओ, आदत बन जाएगी। सिगरेट का सप्लाई 2-3 महीने लगातार देते रहो, आदत बन जाएगी। सर, अननेसेसरी खर्चा कम करने का आदत, फालतू चीजों में पैसा उड़ाने की आदत को कंट्रोल करने का एक्टिविटी आप 2-3 महीने जारी रखो, आप सुधर जाओगे, पैसा बचना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही बजटिंग एक अच्छी चीज है। तो शुरुआत में जब आपके पास आएगी तो कड़वाहट के साथ आएगी, मजा नहीं आएगा, बहुत तकलीफ होगी 1-2 महीने तो। लेकिन 1-2 महीने अगर इसको जारी रख लिए, 3-4 महीने बाद देखना भैया सुधर जाएगी आपकी आदत, पैसा बचने लग जाएगा। आप खुद ही कहोगे कमाई तो उतनी थी, ये साला पैसा बचना कहां से शुरू हो गया, कमाई तो बढ़ी नहीं। लेकिन वो 2-3 महीना तकलीफ देगा चाचा। इसीलिए मैंने लिखा है हैबिट ऑफ बजटिंग। मैंने बजटिंग नहीं लिखा, मैंने कहा हैबिट ऑफ बजटिंग, आदत। और ये 2-3 महीने बाद ही बनेगी चाचा, 2-3 महीने तक ये परेशान करेगा, लेकिन कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, अब आओ आगे। अगला सवाल आता है, इन्वेस्ट कहां करें, ये बताओ, कहां इन्वेस्ट करें, ये तो बताया नहीं, अब ये बताता हूं। देखो पहले तो ये समझो, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रिस्की इन्वेस्टमेंट और एक होता है सेफ इन्वेस्टमेंट। होता क्या है, सेफ इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जहां हमारे पैसे की सेफ्टी, सिक्योरिटी पूरा सेफ है। जैसे एफडी में पैसा डाल दिया, जैसे बैंक में पैसा रख दिया, ये सब जगह हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, हालांकि एफडी में भी 5 लाख तक के सरकार आरबीआई आपको देती है, तो आपका फिक्स है। लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर पैसा सेफ है, पैसा सिक्योर है पूरी तरीके से, तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, 7-8%, 9% मैक्सिमम। लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जहां रिस्क इन्वॉल्व है वहां रिटर्न बड़ा हो जाता है। जहां आपके पैसे की सिक्योरिटी पे थोड़ा खतरा हो सकता है वहां रिटर्न बड़ा हो सकता है। वहां 12% रिटर्न, 15% रिटर्न, 20% रिटर्न, 50% रिटर्न, 100% रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन मैंने कहा कि रिस्क, लेकिन रिस्क का मतलब क्या, आज जो मैं 12, 15, 20, 25 की बात कर रहा हूं, हो सकता है -12, हो सकता है जो पैसा लगा है वो भी आधा होकर के मिले, है वो भी हो सकता है। रिस्की उसी को कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हमें तो सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। जितने भी सेफ इन्वेस्टमेंट की जगह हैं, देखो रिस्की की भी कैटेगरी होती है। रिस्की इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसा नहीं भैया मैं जुए में जाकर के लगा दूं, जुआ खेलने लग जाऊं, वो भी तो एक रिस्की हुआ, लेकिन वहां तो बर्बाद होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना। तो रिस्की का मतलब ऐसी जगह हम नहीं जाएंगे जहां बर्बाद होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। रिस्की का मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट हम चुनेंगे जहां पर हमारे आबाद होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पैसा कंपाउंड होने का मौका मिले उसको। तो बात करता हूं जो उस पर भी। पहले सेफ इन्वेस्टमेंट समझो। सेफ इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए और रिस्की इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। मैं कहता हूं अगर आपकी उम्र 20, 22 साल, 25 साल के आसपास है, तो आपको अपना 70% इन्वेस्टमेंट, 70% मतलब मैंने यहां पे बोला ना कि 20% पैसा अपनी कमाई का अलग करो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस 20% की बात कर रहा हूं, इस 20% का। और ये 20% मान लो 5,000 रुपए है, आपकी टोटल कमाई जितनी भी थी 5,000 रुपये आप अलग कर पा रहे हो, तो उस 5,000 रुपए का 30% ऐसी जगह हर महीने डालना शुरू करो जो सेफ है। 7% रिटर्न दे, 6% रिटर्न दे। यहां पर्पस रिटर्न बनाना नहीं है, यहां पर्पस यह है कि एक पैसा मेरा जमा होता रहे, एक ऐसा फंड जमा होता रहे कि कल को मुझे अचानक से पैसों की जरूरत पड़े, रात को 2 बजे 3 बजे, तो तुरंत एक बटन के क्लिक पे मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए। ये पर्पस है, ये इमरजेंसी फंड इसको समझ लो, ये पर्पस है। रिटर्न बनाना इसका पर्पस नहीं होता, रिटर्न बनाना इसका पर्पस होता है, क्योंकि असली रिटर्न यही बना के देगा भी। तो ये रिटर्न कितना ही देगा, ये तो छोटा सा रिटर्न आपको बना के देगा। ठीक है, अब आते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हम करें किधर। इन्वेस्टमेंट रिस्की की हम बात करते हैं। पहले देखो होता क्या है, रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस जैसा भी मैंने बोला कंपाउंड करना होता है। कंपाउंड मतलब कंपाउंडिंग पर तो बहुत सारे वीडियो हमने कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड पर बहुत सारे वीडियो हमने कर रखे हैं जिसपे कंपाउंडिंग बहुत डिटेल में समझा है। सर्च करना म्यूचुअल फंड सागर सिन्हा, कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सर कंपाउंड का मतलब होता है 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से, 100 रुपए के मंथली इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए जमा करना। आपको लगेगा 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए कैसे जमा हो जाएगा, यही तो कंपाउंडिंग होता है। ये आप एफडी में कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां कंपाउंडिंग बहुत स्लो होता है। कौन सी जगह पे कंपाउंडिंग बड़ा फास्ट होता है अभी बताता हूं। लेकिन ये समझो कि हमारे को रिस्क इन्वेस्टमेंट का मतलब वहां इन्वेस्टमेंट करना है जहां पैसा मेरा कंपाउंड हो और तेजी से कंपाउंड हो।
मेरा पर्पस ये है कि कम से कम 12-15% रिटर्न मेरे को CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिले। मुझे 12 से 15% मुझे मिलना चाहिए, वो जगह मुझे डालना है। और उसका पर्पस ये है कंपाउंड हो, पर्पस ये है वेल्थ बने। भैया 1 करोड़ का फंड मेरे को जमा करना है, 2 करोड़ का फंड जमा करना है, 5 करोड़ का फंड जमा करना है, वो FD जैसी जगहों पे नहीं कर सकते आप, सेफ इन्वेस्टमेंट में नहीं कर सकते आप। लेकिन लाइफ का पार्ट है, ये भी जरूरी है ना, तो ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर याद दिलाता हूं, रिस्की का मतलब आपको कसीनों में उठा के पैसे नहीं डालना, ऐसी जगह पैसा डालना है जहां आबाद होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। कोई ऐसी चीज जिसका सरकारी दायरों की चीजें अंदर आती हों, ठीक है, तो ऐसी जगह पे। ठीक है, समझ में आया? पर्पस है कंपाउंड करना, पर्पस है वेल्थ बनाना। अब कहां करें इन्वेस्टमेंट? सबसे पहली चीज, सर आपको कुछ नहीं आता, म्यूचुअल फंड में चले जाओ। क्या म्यूचुअल फंड सेफ है? क्या म्यूचुअल फंड रिस्की है? आप यही लिख देना, लास्ट में सागर सिन्हा लिख देना, इज म्यूचुअल फंड सेफ, सागर सिन्हा लिख देना। हमारा वीडियो आ जाएगा 20, 25, 30 मिनट में। मैंने सिर्फ यही समझाया है कि म्यूचुअल फंड सेफ है कि नहीं। तो अभी ये बात मैं नहीं करता, अभी मोटा मोटी आपको ये समझाता हूं कि चीजें देखो सरकारी दायरे में आती हैं, सरकार के दायरे में आती हैं, चीजें रेगुलेटेड हैं। और म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है जो मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल की एक्सपीरियंस लेकर के, जो इस इंडस्ट्री के मास्टर्स हैं, वो आपका 500 रुपये महीना, 100 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना लेकर के मैनेज वो लोग काम करते हैं। तो आप इस पर भरोसा, ट्रस्ट कर सकते हो कि शेयर मार्केट, चूंकि ये लोग शेयर मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो पैसा आपका शेयर मार्केट में लगता है। डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में जाओगे तो पैसा डुबाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो कसिनो वाला खेल जैसा हो जाएगा। इसलिए किसी ऐसे एक्सपर्ट पर भरोसा करना जो उसी इंडस्ट्री में दिन रात काम कर रहा है, जो दिन रात उसी चीज का अनुभव लेकर के बैठा है, उसको, उस पर भरोसा करना, वही होता है म्यूचुअल फंड में पैसा डालना। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हो तो पीछे कोई एक्सपर्ट है जो आपके पैसे को मैनेज करने का काम करता है। वो डिसाइड करता है कि आपके पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, इस फंड में डालें कि इस फंड में डालें कि इस फंड में डालें। तो ये एक भरोसा होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड पर। दूसरा, आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को आप पैसा दोगे, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, जो भी, तो वहां भी फंड मैनेजर किसी न किसी स्टॉक में ही डालेगा। आप कहोगे मैं उसको क्यों दूं? क्योंकि बदले में वो अपना एक्सपेंस रेशियो कमीशन मिलेगा। अब वो काम कर रहा है तो कमीशन भी तो खाएगा ना। वो कमीशन किसके पैसे से लेगा? आप ही के पैसे से लेगा। तो आप कहोगे मैं उसको कमीशन क्यों दूं, मैं डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूंगा। वो भी अच्छी चीज है, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप सीख के करें तो, समय लगाएं तो। मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, स्टॉक हंटिंग नहीं। 10 में से 9 लोग, यहां ध्यान से सुनिएगा, 10 में से 9 लोग स्टॉक इन्वेस्टमेंट के नाम पे स्टॉक हंटिंग करते हैं। 10 में से 9 लोग। और ये वो सारे आप देखोगे 5-5 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5-5 साल से, आज तक FD के इंटरेस्ट रेट को बीट नहीं कर पाए। ये रियलिटी है। 10 में से 9 लोग बात कर रहा हूं। स्टॉक हंटिंग का मतलब क्या है? आज किसी शेयर में पैसा लगाया, कल चेक कर रहे हैं कितना बड़ा, परसों चेक कर रहे हैं कितना बड़ा, घट गया तो टेंशन में, बढ़ गया तो खुश, घट गया तो फिर टेंशन में, 4 दोस्तों को, लौंडों को फोन कर रहे हैं, क्या करें भैया, घट गया, वीडियो देख रहे हैं, इसमें करेंगे ना करें, और बढ़ गया तो खुश, अरे ठीक है, और कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, फिर घट गया तो फिर टेंशन में, निकालने क्या, अरे पैसा लगातार घटे जा रहा है, निकालने क्या। ये हंटिंग होती है। अरे सर ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। ढंग का क्वालिटी वैल्यू स्टॉक अगर चुन लिया है तो चुन करके कान में तेल डाल के सो जाओ 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। अब रोज रोज खोल करके उंगली करने का नहीं। उंगली करोगे तो खुद दिमाग में टेंशन होगा, लॉस में बेचोगे शेयर को। ये लोग यही गलती करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि FD जैसा इंटरेस्ट भी नहीं पा पाते वो लोग, क्योंकि स्टॉक हंटिंग करते हैं वो। मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। एक बार थोड़ा समय लगा के वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख लो। किसी स्टॉक में अगर पैसा डाल दिया तो 15 साल के लिए उसको खोल के देखो मत, छोड़ दो। जो डिसाइड करना है, जो सोचना है, जितना देखना है, पैसा डालने के पहले सोचो। पैसा डालने के बाद 15 साल तक कुछ नहीं देखना। पैसा डालने के पहले खूब सोचो, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, हफ्ता लगाओ, महीना लगाओ पैसा डालने के, लेकिन पहले पैसा डल गया फिर 15 साल भूल जाओ। ठीक है, ये होता है इन्वेस्टमेंट। हंटिंग क्या होता है? रोज उंगली करना, रोज खोल खोल के देखना, रोज 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 दिन में 4 बार खोल के देख रहे हैं, अरे आज मार्केट गिर गया, आज मेरा भी पोर्टफोलियो नेगेटिव में। बट उसका अगला है ETF। ETF पर भी हमने बहुत सारे वीडियो करे हुए हैं। देखिए ETF सागर सिन्हा सर्च कीजिए, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस हमने पहले ही बना रखे हैं। ETF म्यूचुअल फंड का ही भाई समझ लो आप। म्यूचुअल फंड में जो कमीशन ज्यादा जाता है वो कमीशन यहाँ पे कम जाता है, एक तरीके से ये समझ लो। कुछ मायनों में ETF इससे बेटर है,
कुछ महीनों में म्यूचुअल फंड इससे बेटर है। तो कौन से महीनों में ये बेटर है, कौन से महीनों में ये बेटर है, उसके लिए डिटेल ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड सागर सिन्हा आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं नए तरीके से डिटेल में इसको समझाऊं, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में चुने कौन सा, क्या डिफरेंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद होता है गोल्ड। गोल्ड को कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अरे चाचा ऐसा नहीं है भैया, सदियों से चलता आ रहा है और ये लिमिटेड है दुनिया में, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है इसकी। कोई भी ऐसी चीज जिसकी सप्लाई लिमिटेड है दुनिया में, उसका प्राइस सर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे जमीन मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैंने जमीन नहीं लिया है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ हम यूथ के लिए बात कर रहे हैं, जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो उसके लिए जमीन उतना अफोर्डेबल ना हो, अफोर्ड करना मुश्किल हो, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। लेकिन आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जमीन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है भैया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो तो। ठीक है, गोल्ड मैंने इसलिए भी लिख लिया है क्योंकि ये छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकता है। आप गोल्ड में सिप भी कर सकते हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड आते हैं, आप उसमें पैसा डाल लो तो गोल्ड जैसा ही हो गया वो। या आजकल तो वो भी होता है कि आपका गोल्ड सोनार के दुकानदारों से अगर जान पहचान है तो वो मंथली आपसे एसआईपी, ऑफलाइन एसआईपी कर लेते हैं। आप 2,000 रुपये 3,000 रुपये महीना उसको देते रहो, फिर 2-3 साल बाद बड़ा कॉर्पस हो जाता है, वो गोल्ड आपको पुराने रेट पे ही दे देता है। ऐसी सारी स्कीम्स भी चलती हैं, आप अपने नियर आसपास के जो ज्वेलरी शॉप हो वहाँ जाके पूछ सकते हो। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। तो ये बेसिकली कुछ चीजें थी जो मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट के बारे में है, मनी मैनेजमेंट के बारे में है। इस तरीके से आपको मनी मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए भैया। और मैं तो कहता हूं मनी मैनेजमेंट ना, मनी मैनेजमेंट से ज्यादा इमोशन मैनेजमेंट इसको कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि खेल सारा इमोशन का है। आपको अगर खराब मनी मैनेजमेंट से कोई रोकता है तो कोई पराया तो रोकता नहीं है, या पैसे की कमी होना ये तो रोकता ही नहीं है, इमोशन रोकता है। बजट करने जाओगे परेशानी आएगी, 1 महीना लगेगा, एकदम जकड़ के रखा है कोई आदमी, रोज जकड़ के रख, क्योंकि बजट आपको रोज दिमाग में याद आएगा। लेकिन 2-3 महीना कर लो तो उस परेशानी से आजादी। तो मनी मैनेजमेंट का दुश्मन अगर कोई है तो आपका खुद का इमोशन है, और ये इमोशन पर काबू करना 2-3 महीने से ज्यादा नहीं लगता सर। 2-3 महीने का अगर डिसिप्लिन ले आए, मेंटल डिसिप्लिन, तो ये मनी मैनेजमेंट ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के बारे में। बाकी ये सेशन आपको अच्छा लगा कि कुछ मैंने फ्रूटफुल आपको सिखाया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और हाँ, स्टॉक मार्केट से रेगुलर अपडेट्स आपको चाहिए, बहुत सारे दिन भर में अपडेट्स, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा, फ्री है। हमारे सारे हैंडल्स के लिंक, जेन्युइन हैंडल्स, जेन्युइन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फर्जी वाला बहुत चल रहा है मार्केट में। सागर सिन्हा नाम लेकर के बहुत सारा कुछ बना हुआ है और लोग पैसा ठग रहे हैं, वहां पे लोग ठगवा रहे हैं खूब। इस एक बात मैं फिर से बोल देता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, हमारी सारी चीजें फ्री है, मैं किसी चीज के लिए पैसा नहीं लेता भैया, हमारा सब कुछ फ्री है, सब कुछ। तो हमारे जितने हैंडल, टेलीग्राम चैनल सब फ्री है, लोगों ने पेड फूड, और हम कहीं कुछ बेचते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप टेलीग्राम में आओगे तो मैं कुछ बेचने, कुछ नहीं बेचता मैं, जो देता हूं सब फ्री में देता हूं। दूसरे वाले फर्जी वाले में जाओगे वहां वो बेचने लग जाएंगे, कॉल टिप वगैरह वो सब चलने लग जाता है। इसलिए बचिए और जेन्युइन टेलीग्राम चैनल में हमारे आइए। स्टॉक मार्केट से रेगुलर अपडेट, मार्केट में क्या क्या चल रहा है वो सब होता रहता है। ठीक है, बाकी डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक भी हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। पिन कमेंट ना भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही भैया।